अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा लेक्चर है वो वेल्यूलर हार्ट डिजीज़ पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिजीज़, और क्योंकि हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो वेल्यूलर हार्ट डिजीज़ को समझना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आज सिर्फ मैं माइट्रल वेल्व डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर एयोर्टिक्स को डिस्कस करूँगा। तो आज हम माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, और अगर हमें लेक्चर लंबा ना हुआ तो मैं माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स को भी डिस्कस कर लूँगा। अदरवाइज़ अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं फिर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। चलें, माइट्रल स्टेनोसिस सबसे पहले डिस्कस करते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस में सबसे ज़्यादा होगा क्या? माइट्रल स्टेनोसिस में जो मोस्ट कॉमन कॉज है, ये अब आप सामने अपने पढ़ सकते हो कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटिक फीवर है। अच्छा, रूमेटिक फीवर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्चुअली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या फिर बिल्कुल ही लोअर क्लास से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो लेबर होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा होमलेस पीपल जो होते हैं, और जो ऐसे लोग जो गंदगी के करीब रहते हैं और उनका अपना घर नहीं होता, उस तरह के लोगों में रूमेटिक फ़ीवर ज़्यादा पाया जाता है। और कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो अगर आप पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ा दें तो वो एलिमिनेट ही हो जाएं इस दुनिया से। जैसे मलेरिया के बारे में कहा जाता है कि वो एलिमिनेट हो सकती है, टीबी के बारे में कहा जाता है एलिमिनेट हो सकती है, सिफिलिस के बारे में कहा जाता है कि एलिमिनेट हो सकती है। तो ये जो डिजीज़ हैं इनको गुर्बत की डिजीज़ कहा जाता है। तो रूमेटिक फ़ीवर किसी भी बच्चे को हो सकता है, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हो सकता है। सिंपल फीवर होगा, कोई कार्डियक ओरिएंटेशन नहीं होगी, कार्डियक सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन उसी रूमेटिक फीवर के 10-12 साल के बाद आपको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, और उसके सिम्टम्स हम आज डिस्कस करेंगे। कोई वजह समझना है किसी डिज़ीज़ की और कोई रीज़न समझना है कि ये किस लिए हुई है, तो हम अपने पेरेंट्स को या हम अपने जीन्स को ब्लेम कर सकते हैं। सो इसमें भी हम अपने जीन्स को ब्लेम कर सकते हैं कि अगर कोई और रीज़न समझ नहीं आ रही तो हो सकता है कि वो जेनेटिक कॉज हो, इनहेरेंट हुई हो डिज़ीज़। फीमेल में फिर होती है ये ज़्यादा, 2/3 पेशेंट फीमेल में ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में ये डिज़ीज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका प्लाज्मा फ्लूइड बढ़ जाता है। 50% प्लाज्मा फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाता है उनकी बॉडी का, 50% प्लाज्मा इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से लोड बढ़ता है हार्ट पे। तो फीमेल्स ज़्यादा, ओरिएंटेशन फीमेल्स में ज़्यादा है, सिम्टम्स फीमेल्स में ज़्यादा है। डेंजरस ये फीमेल्स में नहीं है, डेथ या फेटल ये फीमेल्स में नहीं है। हाँ, मेल्स में इसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा है, फीमेल्स में डेथ रेट ज़्यादा नहीं है। समझाना ये चाह रहा हूँ कि वो सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं और वो अर्ली प्रेजेंट कर जाती हैं यंग एज में, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब उनका प्रेगनेंसी की वजह से प्लाज्मा फ्लूइड 50% इंक्रीज हो जाता है। ज़ाहिर है जब प्लाज्मा फ्लूइड 50% इंक्रीज होगा तो जो पूरा वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो बढ़ जाएगा। जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑलरेडी स्टेनोसिस चल रहा है ड्यू टू रूमेटिक फीवर, उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो चलो कम ब्लड पे 6 लीटर 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे, तो वो स्टेनोसिस सिम्टोमेटिक नहीं था। वो सिम्टोमेटिक हो जाएगा कि जब वो 6 लीटर 8 लीटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो फिर सिम्टोमेटिक खवातीन ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन डेथ रेट खवातीन में ज़्यादा नहीं है। ये बतानी थी बात जो। ये देख लें जी, ये आपको स्टेनोटिक वेल्व नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कितनी लेस ओपनिंग है, कितनी नैरोइंग है। ये स्टेनोटिक वेल्व है माइट्रल। अच्छा जी, डिस्निया। अब मेरे ख्याल से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको पढ़ा चुका हूँ, मुझे ये सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये सिम्टम्स समझ आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा आपको। डिस्निया क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है? माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस है। माइट्रल वेल्व सही तरह से क्या नहीं हो रहा? ओपन सही तरह से नहीं हो रहा। रिगर्जिटेशन में क्लोज सही तरह नहीं होगा। अच्छा, सही तरह ओपन नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होगा? स्टेनोज्ड होगा। मैंने एक एग्जाम्पल पहले भी दी थी, अब दोबारा दूंगा कि एक दरवाज़ा है, पूरा खुल जाएगा, 10 लोगों ने उसमें से गुजरना है, फ़ौरन गुजर जाएंगे। लेकिन एक दरवाज़ा सिर्फ इतना खुल रहा है कि उसमें एक बंदा एक टाइम पे गुजर सकता है, तो उस 10 बंदों को गुजरते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा।
ठीक है, और वो बहुत स्लोली हो सकता है कि वो दरवाजे में एक टाइम पे 2 खुले उसके बाद दरवाजा बंद हो जाए, जैसे वैल्व में थोड़ी देर बाद बंद हो जाना होता है, ठीक है। डायस्टली, एट्रियल डायस्टली के बाद वो बंद हो जाता है ताकि वेंट्रिकुलर सिस्टली हो सके, वैल्व बंद हो जाता है माइट्रल। तो माइट्रल्स अगर बंद हो रहे हैं तो अगर वो माइट्रल बहुत थोड़ा सा ओपन होगा, थोड़ा सा ब्लड जाएगा और वापस बंद हो जाएगा। वो जब वापस बंद होगा तो ब्लड कहाँ गया, वहीं एट्रियम में रुक गया। तो लेफ्ट एट्रियम में रुकेगा तो फिर क्या होगा, वो लेफ्ट एट्रियम में रुकेगा, पीछे से तो और ब्लड मुसलसल आ रहा है। वो जो ब्लड और मुसलसल आएगा एट्रिया में, तो वो एट्रिया में कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट होगा तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी होना शुरू हो जाएगी, एट्रियल साइज इंक्रीज हो जाएगा, एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगी, बिकॉज ब्लड इकट्ठा हुए जा रहा है लेकिन वो वेंट्रिकल तक नहीं जा पा रहा क्योंकि स्टीनोटिक माइट्रल है, दैट्स वाई वो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो फिर इस वजह से जो आपका माइट्रल वैल्व की स्टीनोसिस की वजह से वहाँ जो ब्लड रुका हुआ है वो ब्लड कंजेशन होना शुरू हो जाएगी और वो रिवर्ट होना शुरू हो जाएगा, रीगर्जिटेट करना शुरू कर देगा पीछे। पीछे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में होगा कंजेशन तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। हाइपरटेंशन होगी तो क्या होगा, अगेंस्ट द वॉल फोर्स बढ़ेगी ब्लड की, फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा, लीकेज ऑफ ब्लड हो जाएगा, स्पिल आउट होगा ब्लड इनटू लंग्स, लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा हो गया तो डिस्निया भी, ऑर्थोपनिया भी, पैरासिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया भी। फटीग क्यों होगी, ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, ब्लड सारा एटीएम में रुक रहा है, ऑर्गन्स को मिल नहीं रहा, मसल्स को मिल नहीं रहा, पेरिफेरीज को मिल नहीं रहा, ब्रेन को पूरी तरह परफ्यूजन मिल नहीं रही, थकावट रहेगी, वेस्टिंग रहेगी, ब्लड नहीं मिल रहा, सारों की वही हेमेप्टोसिस। क्यों, एल्वियोलाई में ब्लड चला गया, क्यों, पल्मोनरी एडीमा हो रहा है। सिस्टमैटिक एम्बोलिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैग्नेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल ब्लड। स्टैग्नेशन होता है वहां पे, स्टैग्नेंट हो जाना, स्टेसिस हो जाना ब्लड का। ब्लड का स्टेसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा रहा, क्यों, स्टेनोसिस, स्टेनोटिक माइट्रल वेल्व है, आगे नहीं जा पा रहा, उस स्टेनोसिस की वजह से ब्लड रुक रहा है एट्रियम में, ब्लड रुकेगा एट्रियम में तो क्या होगा, स्टैग्नेशन की वजह से, स्टैग्नेंट होने की वजह से, स्टेसिस होने की वजह से ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगी। ब्लड क्लॉटिंग होगी तो क्या होगा, जब जब थोड़ा थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो ये क्लॉट्स भी जाएंगे, जब ये क्लॉट्स चले गए और जब ये एयोर्टा में चले गए और एयोर्टा से आपकी बॉडी में कहीं भी जाके फंस गए, वहाँ सिस्टेमिक एम्बोलिज्म करवा देंगे। किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस करवा सकते हैं, ब्रेन में जाके इस्कीमिया हेमरेज करवा सकते हैं। इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस में स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक्स भी बहुत ज़्यादा है। हॉर्सनेस क्यों होगी, लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट, मैंने आपको बताया लेफ्ट एट्रियल की एनलार्जमेंट होगी तो उससे क्या होगा, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो हॉर्सनेस होगी। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्यों हुआ, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गई, फिर ब्लड आगे नहीं जा सकता, क्यों, एट्रिया में ब्लड काफी सारा इकट्ठा हो गया है, तो फिर रिवर्ट हुआ ना, रिगर्जिटेट हुआ, तो पल्मोनरी आर्टरी में भी जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा और वो और ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएगी आर्टरी, फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी जब अकोमोडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कहाँ स्टैग्नेंट होना शुरू हो जाएगा, कहाँ रुकना शुरू हो जाएगा, कहाँ रिगर्जिटेट होगा, राइट एट्रियम में। पूरा राइट हार्ट भी फेलियर में स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे राइट हार्ट फेलियर भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब फिर राइट एट्रियम में भी ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पीछे ब्लड आ कहां से रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन से। पोर्टल सर्कुलेशन किसको सप्लाई कर रही है, लिवर एंड स्प्लीन को, दोनों बढ़ जाएंगे, लिवर की स्प्लीनोमेगैली भी हो जाएगी और लिवर की एनलार्जमेंट भी हो जाएगी, हेपेटोमेगैली भी हो जाएगी, दोनों ही बढ़ जाएंगे, एसाइटीज हो जाएंगी, क्योंकि जब उधर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी तो पेरिटोनियम में ब्लड चला जाएगा, फ्लूइड चला जाएगा, पेरिफेरल एडिमा हो जाएगा क्योंकि इंफीरियर वेना केवा में ब्लड रुकना शुरू हो गया, क्योंकि राइट हार्ट में नहीं जा पा रहा, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगी, जब एट्रियल एनलार्जमेंट इतनी हो जाएगी कि कार्डियोमायोसाइट्स इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ओवरली स्ट्रेच्ड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, बिकॉज ब्लड वहां इकट्ठा हो रहा है, तो उस एनलार्जमेंट की वजह से कार्डियोमायोसाइट्स इरिटेट होंगे और उनके इरिटेट होने की वजह से फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और मैं एट्रियल फिब्रिलेशन को पिछले लेक्चर्स में भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर चुका हूं, आगे भी हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। तो उस ओवरली स्ट्रेच्ड एट्रिया के जो मायोसाइट्स की इरिटेशन हो जाएगी ओवरस्ट्रेच होने की वजह से, और फिर वहाँ फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और फिब्रिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से
बहुत अच्छे से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और एक ऑलरेडी माइट्रल स्टेनोसिस है, एक एट्रिया अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो ब्लड वहां रुकना शुरू हो जाता है, ब्लड वहां रुकना शुरू हो जाता है तो क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, सिस्टेमिक एम्बोलिज्म हो जाता है और स्ट्रोक्स हो जाते हैं। ओपनिंग स्नैप लाउड S1 कब बनता है? आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को पता भी है, जब ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल क्लोज होते हैं, इसमें वो सही तरह से ओपन नहीं हो पा रहा, तो फिर इसमें क्या होगा, जब ओपनिंग होगी S1 की, लव S1, तो एक बड़ा क्रीकिंग साउंड आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक दरवाजा बड़े आराम से खुल गया, लेकिन जब आप अक्सर ये कहते हैं कि जी ये दरवाजा सही तरह नहीं खुल रहा, और दरवाजा बहुत शोर कर रहा है, जब इसे खोलते हैं तो एक पूरा क्रीकी साउंड आता है, तो इसके जी साइड पे ना इसको कोई लुब्रिकेंट दो ताकि दरवाजा आराम से खुल जाए। एग्जैक्टली जब वो भी वाल्व जो है वो स्टीनोटिक हो जाएगा, तो वो ऐसे बड़ी मुश्किल से खुलेगा, उसकी एक आवाज होगी कि ऐसे एक आवाज देगा, तो जब आप उसको ऑस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप पे, तो आपको एक लाउड S1 साउंड आएगा, बिकॉज ओपनिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन स्टेनोटिक वाल्व। डायस्टोलिक रंबल, लो पिच्ड एपिकल मर्मर। डायस्टोलिक रंबल क्यों आएगा? एट्रिया से ब्लड ने कहां जाना है? वेंट्रिकल में, ड्यूरिंग डायस्टली। ओपनिंग ऑफ वेल्व सही नहीं है बिकॉज माइट्रल स्टेनोटिक है, तो जब उस थोड़ी सी ओपनिंग ऑफ वेल्व से ब्लड गुजरेगा तो टकराता हुआ वेल्व से गुजरेगा, क्योंकि वेल्व बिल्कुल छोटा हुआ है, ज्यादा ओपन नहीं हो पा रहा, तो जो टकराने का शोर होगा that will be called as diastolic rumble, that will be apical murmur and low pitched। mitral valve का जितने भी साउंड्स, इवन नॉर्मल भी mitral valve का अगर आपने साउंड सुनना हो, S1 को सुनना हो, आप एपेक्स ऑफ हार्ट पे ही स्टेथोस्कोप रखते हैं। स्टर्नल लिफ्ट होगी ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल एनलार्ज हुआ होगा, उसकी वजह से स्टर्नम जो है वो आपको लिफ्टेड मिलेगी, और मैंने अभी आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल क्यों एनलार्ज होगा। EKG पे आपको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी नजर आ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट एट्रियल एबनॉर्मेलिटीज आपको ECG पे नजर आ जाएंगी, और AFib के भी आपको नजर आ सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये कैसे नजर आती हैं, इंशाल्लाह जब एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ECG दिखाऊंगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन की ECG कैसे होती है। बिल्कुल फिब्रिलेटरी वेव्स होती हैं, कपकपी वाली वेव्स होती है, क्विवरिंग वेव्स होती हैं, ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी वेव्स होती हैं, आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, P वेव कौन सी है, QRS कौन सा है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, चेस्ट एक्सरे इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन आपको नज़र क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम नज़र आएगा। लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट की वजह से अगर आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखें, उसमें हार्ट देखें, जो हमने पहले भी मैंने आपको दिखाया, तो आपको एक लेफ्ट साइड पे बड़ा डायगोनल सा हार्ट नज़र आता है, ठीक है, ऊपर से नीचे और एकदम बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, बूट सा बना हुआ होता है हार्ट, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की स्ट्रेटनिंग हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो जाएगा। वो एट्रियम जो छोटा सा था और फिर नीचे हार्ट बूट की तरह आगे निकला हुआ था बिकॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जितना वेंट्रिकल बाहर होगा उतना एट्रियम भी बाहर निकल आएगा लेटरली, बिकॉज एनलार्जमेंट हुई है। तो फिर वो आपको आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर बिकॉज ऑफ enlargement of atrium। pulmonary hypertension क्यों होगी? You do know that, मैंने भी आपको explain किया। echocardiography, the most initial step in any kind of valvular heart diseases, initial investigation of choice is echocardiography, but you should remember that as well, that the most accurate investigation of choice in all kinds of valvular heart diseases is echocardiogram, दैट इज कैथेटराइजेशन, ठीक है। कैथेटराइजेशन में आपको जो कैथेटराइजेशन आप करेंगे उसमें आपको जो नजर आएगा, डायरेक्टली आप विजुअलाइज कर सकेंगे, नॉट इकोकार्डियोग्राम, कैथेटराइजेशन, उसमें जो ग्राफिकल आप अप्रोच बनाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्व को क्या मसला है, डायरेक्टली विजुअलाइज कर लेंगे कैमरा इंसर्ट करके आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इकोकार्डियोग्राफी में क्या मिलेगा, थिक एंड माइट्रल वैल्व लीफलेट्स मिलेंगे, ठीक है, आपको इकोकार्डियोग्राफी में आपको साफ नजर आ रहा है, थिक एंड माइट्रल वैल्व है, लीफलेट्स हैं, डिक्रीज एक्सक्रूजन है, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन है। एक बात को आप यहाँ पे याद रखिए, इकोकार्डियोग्राम मैंने नहीं कहा इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इकोकार्डियोग्राफी इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बट हमने जब डिस्कस किया था
पीछे डिजीज को, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को हमने हमेशा इकोकार्डियोग्राम को, ईसीजी को हमने हमेशा ये कहा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन्वेस्टिगेशंस, यू शुड डिफरेंशिएट दैट, आपको करना आना चाहिए इनकी डिफरेंशिएशन। तो यू शुड नो द डिफरेंशिएशन ऑफ ईकेजी एंड इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में आप अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट करते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में 2D एको भी कहते हैं। 3D एको भी है, 4D एको भी है, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में 2D एको होती है। सो इकोकार्डियोग्राफी हम इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। हम अल्ट्रासाउंड करके देखना चाहते हैं कि वैल्व किस तरह से मूव कर रहा है और किस तरह से ओपनिंग हो रही है उसकी। मेडिकल थेरापी, मैं आपको एक और बात बड़ी अमेजिंग बताऊं, जितने भी वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस हैं इनमें खास इंपॉर्टेंस नहीं है मेडिकल थेरापी की, सर्जिकल थेरापी की ज़्यादा है, मेडिकल थेरापी की बहुत कम है। सिम्टम्स बेहतर कर सकते हैं, लाइफ की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, क्वांटिटी बेहतर नहीं कर सकते। क्वांटिटी को बेहतर करना है, अगर आपने एज को बेहतर करना है, तो फिर आपको सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा। डायूरेटिक्स सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड, डिजिटलिस एंटीकोगुलेंट, डायूरेटिक्स दें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन दें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एस इनहिबिटर्स क्यों नहीं है? एस इनहिबिटर्स मैंने आपको जब पढ़ाया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हमने कहा था कि सिस्टोलिक में मेन रोल है इनका, सिस्टोलिक फेलियर में। क्या यहाँ सिस्टोलिक फेलियर है? नहीं, यहाँ डायस्टोलिक फेलियर है। कैसे? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ स्टेनोज्ड माइट्रल वेल्व। दैट्स व्हाई यहां पे फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल की एबनॉर्मेलिटी है। इस वजह से हमें यहां पे एस इनहिबिटर्स का बहुत अच्छा कोई रोल नहीं है। सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत रिलीव कर सकते हैं, बट यू शुड नो दैट कि हमेशा वेजोडाइलेटर्स वहां दिए जाते हैं, वहां उनका फायदा होता है जहां सिस्टोलिक फेलियर हो, फिलिंग का फेलियर ना हो। यहां डायस्टोलिक फेलियर है, फिलिंग का फेलियर है। दैट्स वाई एस इनहिबिटर्स का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। डायूरेटिक्स दें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करें, प्लाज्मा फ्लूइड को कम से कम करें, ब्लड वॉल्यूम को कम से कम करें, इससे बोझ कम पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को देख रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है ये। दैट्स व्हाई आई हैव सेड अर्लियर कि बहुत अच्छा मेडिकल थेरापी का ट्रीटमेंट नहीं है वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस में। कुछ सिम्टम्स कुछ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियसली रिलीव हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। डिजिटलिस एंटीकोगुलेंट्स सिर्फ उस वक्त जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन कब होगा? जब एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगी। सर्जिकल थेरापी, दो बातें याद रखिएगा, हमेशा वी बलून द माइट्रल्स ओपन एंड वी रिप्लेस द एओर्टिक्स। हमारी ये अप्रोच होती है। सिर्फ हम, क्योंकि ओपनिंग अच्छी नहीं है ना, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि ओपनिंग अच्छी नहीं है माइट्रल स्टेनोसिस में। तो अगर ओपनिंग अच्छी नहीं है तो हम उसकी ओपनिंग बेहतर कर देते हैं, बट हम उसको चेंज नहीं करते। बट जब एओर्टिक्स की बात आती है, एओर्टिक वेल्व की, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, एओर्टिक वेल्व की, उसमें हम हमेशा रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि उनमें मोस्टली कैल्सिफिकेशन हुई हुई होती है और उनको ओपन करना पड़ता है। माइट्रल कमिजरोटमी जो है वो किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं होती, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कार्डियक करपैचियो। यू शुड ओपन द चेस्ट फॉर अप्रोचिंग द वेल्व डायरेक्टली। ये अप्रोच अब बहुत कम हो गई है। ओनली वी डू दिस फॉर द बाईपास, अदरवाइज हम ये नहीं करते। बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए ये किया जाता है, अदरवाइज ये नहीं किया जाता है। अक्सर मैं ये सर्जरीज, बाईपास ग्राफ्टिंग की सर्जरीज एनेस्थीसिया में करवा रहा होता हूँ, तो मैं देख रहा होता हूँ कि बड़ा ही एग्रेसिव प्रोसीजर है और बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर है। उसके बाद बड़े दिन तक जो है वो पेशेंट की हालत बड़ी अजीबोगरीब रहती है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टिचेस होते हैं और उसने सांस भी लेना है, स्टिच ने हिलना भी है, फिर कॉफिंग रहती है, वो कॉफ करता रहता है। कभी उसको अक्सर उसको पल्मोनरी एडिमा हुआ होता है, कभी प्लूरल एफ्यूजन हुई भी होती है, कभी मिस्ड बीट्स होती हैं, कभी टैकीकार्डिया होता है, कभी पैल्पिटेशंस होती हैं। तो बड़ा सिम्टोमेटिक सा होता है। इसमें क्या है, बैलून वेल्वोप्लास्टी में क्या है, आप सीधा कैमरा ले जाएंगे, आप इकोकार्डियोग्राफी के लिए आप अंदर गए, आपने परक्यूटेनियस इंटरवेंशन की और आपने बाहर निकाल लिया और बंदे को पता ही नहीं चलता। कमिजरोटमी में पुरानी एज में आप वेल्व के लिए भी ओपन कर लेते थे हार्ट को, विच इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज। पल्मोनरी हाइपरटेंशन डज नॉट कंट्राइंडिकेट। बस ये आपको पता चलना चाहिए कि अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो भी तो भी आप सर्जरी कर सकते हैं। दिस इज द गाइडलाइन। माइट्रल रिगर्जिटेशन, अच्छा हमने अभी क्या पढ़ा है, माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ा है। अब हम आते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन पे। माइट्रल रिगर्जिटेशन में ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन द माइट्रल वाल्व, लीफलेट्स, एनुलस एंड कॉर्डी टेंडन पार्ट्स ऑफ वाल्व,
कॉमन कॉज इज डायलेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. रीगर्जिटेशन इक्वल्स डायलेशन, याद रखिएगा. डायलेशन इक्वल्स रीगर्जिटेशन, वाइस वर्सा. दोनों का एक ही चीज है, दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. कैसे? मैंने अभी आपको समझा दिए कि जब भी डायलेशन होगी, और डायलेशन पे फेलियर कौन सा होता है? सिस्टोलिक. रीगर्जिटेशन होगी. कैसे? खुद ही इमेजिन कर लो ना. वेल्व के दो लीफलेट हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे. हाँ, उसने बंद होना है, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलना है और उन्होंने बंद होना है. दे विल सेट अपार्ट बिकॉज ऑफ डायलेशन. अलग हो जाएंगे. डायलेशन हमेशा इस्कीमिया की वजह से होती है. ठीक है. हमने पहले ये कहा कि रूमेटिक फीवर की वजह से स्टीनोसिस हो सकती है. मैंने वहां इस्कीमिया का नाम नहीं लिया. हो सकता है इस्कीमिया की वजह से भी वेल्व नॉर्मेलिटी होती हो, स्टीनोसिस होता हो, लेकिन हमेशा इस्कीमिया की सबसे बड़ी जो रीजन होती है, उसकी वजह से आपको इस्कीमिया की सबसे बड़ा जो आउटकम होता है, उसकी वजह से आपको हमेशा डायलेशन होती है. कॉमन कॉज इज डायलेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट करेगा, उसकी वॉल्स एक दूसरे से दूर जाएंगी. जब वो दूर जाएंगी तो ऑब्वियसली वेंट्रिकल के लीफलेट्स भी एक दूसरे से दूर जाएंगे. जब लीफलेट्स भी एक दूसरे से दूर चले गए तो सही तरह क्लोजर नहीं हो पाएगा. रीगर्जिटेट होगा ब्लड. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एयोर्टा में तो ब्लड जाएगा सो जाएगा, पीछे एट्रिया में भी जाना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वेल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट क्लोज्ड एफिशिएंटली. ठीक है. ये देख लें, ये उन्होंने आपको दिखाया है कि 2 देखें, 2 जो है एयोर्टा है, एयोर्टा से एरो देखें कहां जा रहा है? लेफ्ट. ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, 2 जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम की तरफ. ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा है. ठीक है. इस तरह ये देख लो, उन्होंने नीचे वाले में भी दिखाया है कि वो फिर जब लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम की वेल्व जो है, जो उसके वॉल्व है, उसकी वॉल के अगेंस्ट पुश करेगा और उसको लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट करवा देगा. ये भी आप देख लीजिए. ठीक है. वापस जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया. फिर दैट्स व्हाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है. अच्छा जी, माइट्रल रिगर्जिटेशन का डायग्नोसिस, फिजिकल साइंस क्या आता है? हाइपर डायनेमिक डिस्प्लेस्ड एपिकल इंपल्स. आई हैव टोल्ड यू दिस. आपको ये बात, ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए. डिस्प्लेस्ड एपिकल इंपल्स. व्हाई? बिकॉज डायलेशन हो रही है. डायलेशन कहां होती है? हमेशा लिटरली. किस चीज की? लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल की. लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल की हाइपरट्रॉफी लिटरली होती है. दैट्स व्हाई डायलेशन होती है. डायलेशन इज इक्वल टू रीगर्जिटेशन. और रीजन क्या है? मैंने अभी आपको बताया है. मोस्टली इस्कीमिया, इन्फेक्शन, इन्फाक्शन. तीनों चीजें, इस्कीमिया, इन्फेक्शन, इन्फाक्शन, ये सब चीजें, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज. जब भी इंफेक्शन ऑफ हार्ट होता है, डायलेशन होती है. जब भी मसल डेड होता है, डायलेशन होती है. हाइपरट्रॉफी कैसे हो सकती है? हाइपरट्रॉफी इनवर्ड हो ही नहीं सकती, आउटवर्ड होती है. डायलेशन होती है, फैल जाता है मसल, फाइबर्स टूट जाते हैं, वेल्व्स सेट अपार्ट, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं. सो डायलेशन इक्वल्स रीगर्जिटेशन. कॉजेस मैंने आपको बता दी. कैरोटिड अपस्ट्रोक डिक्रीज. कैरोटिड अपस्ट्रोक आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि कैरोटिड्स क्यों फैल गई हैं, कैरोटिड्स में अपस्ट्रोक क्यों आ रहा है, कैरोटिड एंगॉर्ज्ड क्यों है? क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है जनाब. जितने भी वेल्वुलर हार्ट डिजीज हैं, सब में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है. माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स में इतना ज़्यादा नहीं होता. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी होगा, पल्मोनरी एडिमा भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड आगे पुश नहीं होगा. जब रुकना शुरू हो जाएगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ही होगा. ठीक है. सो कैरोटिड अपस्ट्रोक क्यों आएगा? क्योंकि कैरोटिड्स अपने आप को खाली नहीं कर पा रही इनटू राइट हार्ट, क्योंकि राइट हार्ट में ऑलरेडी ब्लड मौजूद है. होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक, दोनों का एक ही मतलब है कि मुसलसल कार्डियक साइकिल में मुसलसल आपको ये साउंड आता रहेगा, ये मरमर आता जाएगा मुसलसल. ये मतलब है इसका. ठीक है. होलोसिस्टोलिक या पैन सिस्टोलिक का एक ही मतलब है. एपिकल मरमर रेडिएटिंग टू द एक्सिला. जितने भी माइट्रल्स के साउंड्स होते हैं, आप एपेक्स ऑफ हार्ट पे भी सुन सकते हैं, एक्सिला में भी सुन सकते हैं, वो वहां पे भी सुनाई देते हैं. ठीक है. अच्छा. S3 usually heard with a soft S1.
S3 आपको हमेशा, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सुनाई दे सकती है, ठीक है। सॉफ्ट S1 एंड वाइडली स्प्लिट S2। S2 क्यों बढ़ जाएगा? S2 इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और उसकी वजह से जो आपकी जो अब देखें, मैं आपको इसको एक इस तरह से समझाता हूँ, इस तरह आपको समझना है शायद। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ है। ब्लड कहाँ जा रहा है? अब देखें, मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। माइट्रल स्टेनोसिस में ब्लड पूरा पहुंच नहीं पा रहा था। कहाँ नहीं पहुंच पा रहा था? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों? स्टेनोज्ड माइट्रल वेल्व था। अच्छा जी, ये बात हमें समझ आ गई स्टेनोसिस में। बट ऑन द अदर हैंड रीगर्जिटेशन में ब्लड उल्टा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वेल्व तो बंद ही नहीं हो पा रहा। वो जो माइट्रल वेल्व था उसमें ओपन नहीं हो पा रहा था, इसमें बंद नहीं हो पा रहा। चाहे डायस्टली हो रही है चाहे सिस्टली हो रही है, ऊपर से ब्लड मुसलसल वेंट्रिकल में गिरता रहेगा। सो क्या होगा कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में उल्टा बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ होगा। जब बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हुआ होगा तो आपकी जो एओर्टिक वेल्व होगा उसमें ज्यादा टाइम के लिए ब्लड बाहर निकलेगा, ज्यादा टाइम के लिए ब्लड एओर्टा में जा रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी होगी ब्लड की कि उसको समझ नहीं आएगा वेंट्रिकल को मैं कितना ब्लड बाहर फेंकूं। क्यों इतनी क्वांटिटी है? बिकॉज ऊपर से ब्लड रुक ही नहीं रहा, एट्रिया से ब्लड रुक ही नहीं रहा। एट्रिया, चलो एट्रियल सिस्टली हो जाती है, उसके बाद वेल्व वाज सपोज्ड टू बी क्लोज्ड, है ना। valves are supposed to be closed, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे वो माइट्रल हो, बट valve is not closed क्योंकि वो रीगर्जिटेशन हो रही है वहां पे, क्योंकि डायलेशन हुई हुई है और रीगर्जिटेंट valve है, नॉर्मल माइट्रल valve है। तो ऊपर से हमेशा ब्लड मुसलसल लीक होता रहेगा और हमेशा वेंट्रिकल मुंह तक फुल रहेगा। तो फिर क्या होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड एओर्टा में ज्यादा टाइम के लिए जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड को जाना है एओर्टा में। तो फिर इसलिए स्प्लिटिंग होगी S2 की। स्प्लिटिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप एक दफ़ा, अभी आपने जब ये पढ़ना है, क्या कहते हैं, अपनी SCP पढ़नी है, तो उसमें भी स्प्लिटिंग को पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ना हो तो मुझे बताइएगा, क्लास में मैं आपको स्प्लिटिंग को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैंने अब आपको यहाँ बता दिया, स्प्लिटिंग होती ये है कि S2 जो है वो हमेशा दो साउंड्स आते हैं, S2 के दो ब्रोकन साउंड्स होते हैं, लेकिन वो कोई स्टेथोस्कोप पे नहीं पकड़ सकता अनटिल अनलेस उसको 40-50 साल एक्सपीरियंस हो। S2 के दो साउंड्स होते हैं, ये हमने हमेशा, आपने ये सुना होगा ना, लब डब लब डब। ये जो डब है ये स्प्लिटेड होता है, इसके दो साउंड्स होते हैं, ठीक है। और हमेशा एओर्टिक वेल्व जल्दी बंद हो जाता है, पल्मोनरी लेट बंद होता है। यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे वाइडली स्प्लिट हो जाएगा S2, क्योंकि एओर्टिक वेल्व भी लंबी देर तक ओपन रहेगा, ठीक है। बहरहाल ये अगर आपको स्प्लिटिंग का साउंड स्प्लिटिंग की कॉन्सेप्ट ना हो तो मैं आपको उस वक्त समझा दूंगा क्लास के दौरान। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, जैसे कैरोटिड खाली नहीं हो रही, नेक वेन्स भी खाली नहीं हो रही, क्योंकि राइट एट्रियम खाली नहीं है, उसमें वो ब्लड फेंकना चाह रहा है सुपीरियर वेना केवा, वो जगह ही नहीं है, तो फिर वो ऊपर ही रुका जाएगा, और जब वो ऊपर ही रुका जाएगा तो आपको एंगॉर्ज्ड डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी। EKG पे आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी, ऑब्वियसली। क्यों मिलेगी मैंने भी आपको बताया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60% होती है इंसान में। आपने अगर कभी इकोकार्डियोग्राफी देखी हो, 2D को देखा हो, तो उसमें लिखा होता है इजेक्शन फ्रैक्शन 60%, दैट इज नॉर्मल। दैट मीन्स 100% जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद था उसका 60% ऑफ फ्रैक्शन हार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में भेज रहा है। अगर उस 100% का 60% फ्रैक्शन हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में भेज रहा है, दैट मीन्स आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बिल्कुल हेल्दी है, आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है, सही बीटिंग है। बट अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन में 60% आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में भेज रहा है, दैट मीन्स ये टोटली नॉर्मल है, फौरन से आपको बलून वेल्वियोप्लास्टी कर लेनी चाहिए। क्यों? मैंने भी आपसे कहा कि वो तो 60% नॉर्मल होता है, तो इसमें हम 60% पे वेल्व की क्यों बलून ओपनिंग कर रहे हैं, क्यों वेल्वियोप्लास्टी करना चाह रहे हैं? क्योंकि in mitral regurgitation there is supra physiological increase in ejection fraction because of continuous leakage of blood from left atrium into left ventricle, and मैंने अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया है। जहां 100 ml ब्लड वेंट्रिकल ने अकोमोडेट करना था, लीकेज की वजह से
200 ml अकोमोडेट कर रहा है, तो सुप्रा फिजियोलॉजिकल इंक्रीज हो जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन में। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन फिर इन सूरत हाल में 70 to 80% हो जाएगी, और अगर इस सूरत हाल में 60% हो, दैट मीन्स डायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट मीन्स कि अब खतरा बहुत ज्यादा है, वेल्व को ठीक करें। हम वेल्व की ही हमेशा बात करते हैं, मैं आपसे कभी नहीं कहा कि डायलेशन को हम ठीक करें। वाई? बिकॉज डायलेशन एक दफा हो गई ठीक नहीं हो सकती, कोई सर्जरी अवेलेबल नहीं है जो डायलेशन ठीक करे। इसलिए वेल्व को तो हम पकड़ सकते हैं। हम जैसे ही हम देख लें कि 60% पे इजेक्शन फ्रैक्शन आ गई है, सुप्रा फिजियोलॉजिकल इंक्रीज अब नहीं है, दैट मीन्स कि डायलेशन बढ़ती जा रही है, सिस्टोलिक फेलियर की तरफ जा रहा है, फौरन वेल्व को ठीक करते हैं ताकि डायलेशन और ना बढ़े। डायलेशन एक दफा बढ़ गई, एक दफा डायलेट हो गया, सिस्टोलिक फेलियर एक दफा हो गया, काम खराब है। उसकी कोई रिवर्सल नहीं है, उसकी कोई सर्जिकल थेरापी नहीं है, उसकी कोई मेडिकल थेरापी नहीं है। मेडिकल थेरापी तो है लेकिन उसकी कोई इतना सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिलेगा। चेस्ट एक्सरे, कार्डियक एनलार्जमेंट पहले बात कर चुके हैं, इकोकार्डियोग्राफी पहले बात कर चुका हूं, मोस्ट एक्यूरेट इनिशियल टेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या होगा? हाँ, यहां पे आप एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, यहां पे आप एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, क्योंकि यहां पे फिर भी एस इनहिबिटर्स का थोड़ा बहुत रोल जरूर होगा, क्योंकि जब डायलेशन हो जाएगी, जब इजेक्शन फ्रैक्शन 60% पे आ जाएगी, तब आपको वेजोडाइलेटर्स की जरूरत पड़ जाएगी। जब तक सुप्रा फिजियोलॉजिकल इंक्रीज है तब तक तो खैर है, लेकिन जब डायलेशन इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब इजेक्शन फ्रैक्शन इफेक्ट होना शुरू हो गई है, तब फिर आपको देने पड़ेंगे वेजोडाइलेटर्स। ये लिखे हुए हैं आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर्स, इनको एस इनहिबिटर्स ही हैं ये, ठीक है। डाइजॉक्सिन आप बिल्कुल देंगे, डाइजॉक्सिन भी आप वहां देते हैं जहां कॉन्ट्रैक्शन का मसला हो। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, रेट ऑफ ये जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाती है, रेट पे कोई रोल नहीं है डाइजॉक्सिन का, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे है। यहां पे जब सिस्टोलिक फेलियर स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डायलेशन, डाइजॉक्सिन काम करेगी, बट स्टेनोसिस में डाइजॉक्सिन का खास कोई रोल नहीं है। डायूरेटिक्स दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स तब देंगे जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। यहाँ भी एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। क्यों होगा बता देता हूँ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या होगा, मैंने स्टार्ट जब किया था ये इसके बारे में बात करना, तो मैंने आपको बताया था, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अयोर्टा में तो ब्लड जाएगा सो जाएगा, रीगर्जिटेट करके एट्रिया में भी जाएगा, तो ब्लड एट्रिया में भी बढ़ा हुआ होगा, फिर एट्रियल एनलार्जमेंट होगी, दैट लीड्स टू एट्रियल फिब्रिलेशन। और उन सूरत हाल में सिर्फ हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, वारफरिन देते हैं, कुमाडिन देते हैं। सर्जरी आप करें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको सर्जरी करनी चाहिए, आपको इसको बलून करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया तो सर्जिकल रिप्लेसमेंट कर लें। क्राइटेरिया, आखिर में क्राइटेरिया की बात कर दूं माइट्रल रिगर्जिटेशन में, ejection fraction less than 60% is the criteria to surgically replace the valves, or left ventricular end systolic diameter if it is less than 45 millimeter. That means कि जब आप सिस्टली हो जाती है, जब ब्लड इजेक्ट हो जाता है, तो पीछे अगर 45 मिलीमीटर से भी ज्यादा है डायामीटर लेफ्ट वेंट्रिकल का एट द एंड ऑफ सिस्टली, इसका मतलब है डायलेशन बहुत बढ़ चुकी है, वेल्व को फौरन से रिप्लेस कर दो या उस पर बैलून वेल्वोप्लास्टी कर दो, कुछ ना कुछ करो जल्दी से, ठीक है। ये क्राइटेरिया है। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, प्रोलैप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।